वेलकम फ्रेंड्स, जय भारत जय हिंदुस्तान। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आंग्ल मराठा युद्ध से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर बात करने वाले हैं। वो प्रश्न क्या है? देखिए, प्रथम व द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बीच 20 वर्षों का अंतराल रहा। इस लंबे अंतराल के पीछे अंग्रेजों की क्या रणनीति थी? इसी को अगर हम अंग्रेजी में कहें तो हम कहेंगे देयर वॉज ए गैप ऑफ 20 years in between the first and second Anglo-Maratha wars. What was the strategy of Britishers behind this long gap? ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि ये जो प्रश्न है सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने बार बार कहा है कि आप जब भी किसी टॉपिक को पढ़ें तो उससे अलग अलग एंगल से प्रश्नों को निकालने की कोशिश करें और उसे लिखने की कोशिश करें। जहां तक यूपीएससी का सवाल है और जहां तक पीसीएस का सवाल है, जहां पर आपको सब्जेक्टिव लिखना होता है, ठीक है ना। तो उस लिहाज से यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। तो देखिए, यहां पर जब हम इस प्रश्न की बात कर रहे हैं तो देखिए इस प्रश्न के केंद्र में मैसूर है। इस प्रश्न के केंद्र में आपको मैसूर को रखना पड़ेगा और तब इसका जवाब आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहां पर देखिए, आप देखेंगे कि 1775 से 1782 तक प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है और जब 1782 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध खत्म होता है, यह सलबाई की संधि के साथ खत्म हुआ था, ट्रीटी ऑफ सलबाई के साथ। उसके बाद आप देखेंगे कि दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध ये 1803 में होता है। यानी ये जो गैप बन रहा है, ये जो गैप है, देखिए ये गैप जो है ये 20 वर्षों का गैप है। ये गैप 20 वर्षों का है। तो यही इस प्रश्न में यही पूछा गया है कि आखिर अंग्रेजों ने पहली लड़ाई जो 1782 में खत्म हो गई थी, उसके बाद 20 वर्षों का अंतराल क्यों लिया, इतना समय क्यों लिया अंग्रेजों ने ये दूसरा युद्ध करने में मराठों से। तो इसी का जवाब हम इस प्रश्न में ढूंढेंगे और जब हम मैसूर से रिलेट करेंगे इस सवाल को तो आपको जवाब भी इस प्रश्न का मिलेगा। तो देखिए हुआ क्या कि मैं आपको बताऊं कि ये मैसूर है, ये मैसूर है, पहले ही मैं बता चुका हूं, ये मैसूर है, ठीक है, ये मैसूर है और ये है मराठे, यहां पर मराठा, ठीक है, और यहां है निजाम, हैदराबाद का निजाम। ये यहां तीन शक्तियों को आप देख रहे हैं, ठीक है, मैसूर, मराठा और निजाम, ठीक है। देखिए 1761 में हैदर अली नाम का एक व्यक्ति जो है उसने मैसूर की गद्दी को अपने हाथ में ले लिया था, ठीक है। मैंने पहले भी बताया है कि जब देखिए अंग्रेज जो हैं सबसे पहले उन्होंने बंगाल में क्या किया था कि बंगाल में वो सबसे पहले इन्होंने पलासी यहां पर जीत ली थी अंग्रेजों ने बंगाल में, ठीक है। आपको पता है 1757 में पलासी इन्होंने जीता, ठीक है। उसके बाद यहां पर अंग्रेज हैं, अंग्रेज, और फिर 1764 में इन्होंने बक्सर की लड़ाई यहां पर जीती। तो देखिए पलासी की लड़ाई के बाद बंगाल में इनका फुटहोल्ड हो गया। बंगाल उस समय का सब बहुत ही समृद्धशाली क्षेत्र था, मैं बता चुका हूं, और ये उस समय मुगल साम्राज्य को सबसे ज्यादा रेवेन्यू यानी राजस्व देने वाला ये राज्य था, बहुत ज्यादा समृद्धशाली था। इस पे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो पहले फुटहोल्ड बनाया 1757 में पलासी की लड़ाई जीतने के बाद, और 1764 में ये जब बक्सर की लड़ाई जीत जाते हैं तो इन्हें मिल जाती है बंगाल की दीवानी, दीवानी मिल जाती है। दीवानी का मतलब है राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, यानी कि राजस्व वसूली का अधिकार। जब राजस्व वसूली का अधिकार मिल गया तो ये राजनीतिक रूप से अपने आप को बंगाल में स्थापित करने में सक्षम रहे बक्सर की लड़ाई के बाद।
तो भारत का सबसे ज्यादा समृद्धशाली क्षेत्र इनको बक्सर की लड़ाई के बाद मिल गया। जब ये यहां पर आ जाते हैं तो उनका अंग्रेजों का ध्यान दक्षिण भारत पे, ठीक है, दक्षिण भारत पे है। और दक्षिण भारत में जो शक्तियां हैं, मजबूत शक्तियों को अगर देखें तो सबसे ज्यादा मराठा और मैसूर, ठीक है। इन शक्तियों से तो इनकी नजर तो यहां भी है, हाँ, और निजाम भी है यहां पर, लेकिन सबसे ज्यादा मराठा और मैसूर ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग है दक्षिण भारत में। तो इनकी नजर अब दक्षिण भारत पे है और यहां पर क्या है कि ये देख रहे हैं कि इन शक्तियों को पर भी नियंत्रण कैसे स्थापित किया जाए। तो आप देखेंगे कि ये 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए और 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए, ठीक है ना। तो देखिए, जब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ उसके पहले ही एक आंग्ल मैसूर युद्ध हो चुका था, ठीक है, एक आंग्ल मैसूर युद्ध हो चुका था, हाँ। और यहां पर ये बंगाल में, सॉरी, ये मद्रास में भी, यहां पर ये मद्रास है, इधर ये मद्रास है, यहां पर मद्रास है। तो मद्रास में भी अंग्रेज बैठे हुए थे यहां पर उस समय। तो प्रथम आंग्ल मराठा मैसूर युद्ध जो है ये मद्रास है, तो मद्रास में भी अंग्रेज हैं। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध भी मद्रास में जो अंग्रेज अधिकारी बैठे हुए हैं, एक तरह से मद्रास प्रेसिडेंसी इसको कह सकते हैं। तो मद्रास प्रेसिडेंसी के साथ ही मैसूर का हुआ था और इसमें हैदर अली ने क्या किया था कि अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। और यहां पर हैदर अली बिल्कुल डोमिनेट कर रहा था इस युद्ध में, तब जाकर अंग्रेजों ने अपनी तरफ से ट्रीटी का, संधि का प्रस्ताव रखा था और यह प्रपोजल रखा था कि भाई इस युद्ध को समाप्त करते हैं। तो ये युद्ध, ये जो संधि थी मद्रास की संधि, जिसके साथ प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई थी, ये प्रपोजल अंग्रेजों की तरफ से आया था और शर्तें इसमें लगाई थी हैदर अली ने, ठीक है ना। मैसूर के हैदर अली ने यहां पर शर्तें लगाई थी, हाँ। तो इस पूरे युद्ध में एक तरह से यहां पे अंग्रेजों ने युद्ध हार जाना दिया था हैदर अली को। सोचिए कितना स्ट्रांग था यहां पर। तो प्रथम युद्ध से और उसके बाद, प्रथम युद्ध के बाद 1780 से 84 तक दूसरा युद्ध भी हुआ और यह भी लगभग वही समय था जब, देखिए, 1782 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध खत्म होता है और 1780 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी शुरू हुआ जो कि 1784 तक चला। और इसमें भी आप देखेंगे कि हैदर अली बहुत बहादुरी से लड़ता है, लेकिन 1782 में घायल हो जाता है युद्ध में और बाद में कैंसर की वजह से हैदर अली की मृत्यु हो जाती है 1782 में। उसके बाद 1784 तक युद्ध को जारी रखता है उसका पुत्र टीपू सुल्तान और बाद की लड़ाइयों में भी, 2 लड़ाइयों में भी टीपू सुल्तान ही इस युद्ध का नेतृत्व करेगा। तो इन 2 आंग्ल मैसूर युद्ध में जब हुए थे तो इसी में एक तो पहला युद्ध हुआ था और मद्रास की ट्रीटी के साथ खत्म हुआ था ये युद्ध, मद्रास की संधि के साथ, यहां लिख लीजिए, मद्रास की संधि के साथ प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध खत्म हुआ था मद्रास की संधि के साथ। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो इस सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के पहले, देखिए, दक्षिण भारत में अंग्रेजों को 3 युद्धों का अनुभव हो चुका है। पहले तो 2 युद्ध ये मैसूर वाले, ठीक है ना। एक तो फर्स्ट आपको एंग्लो मैसूर वॉर, उसके बाद सेकेंड एंग्लो मैसूर वार और उसके बाद फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। फर्स्ट एंग्लो, देखिए, तो सेकेंड युद्ध के पहले 1803 में जो शुरू होता है सेकेंड एंग्लो मराठा युद्ध, उसके पहले अंग्रेजों के पास इन 3 युद्धों का एक्सपीरियंस है।
और ये एक्सपीरियंस यही कह रहा है कि इनको वैसे तीनों शक्तियों पे काबू कर, दक्षिण भारत में इनको मराठों को भी अपने काबू में करना है, मैसूर को भी काबू में करना है। हाँ, लेकिन ये इस बात को समझ रहे हैं कि ये दक्षिण भारत में जो तीन शक्तियां हैं ये आपस में तो जरूर लड़ते हैं, क्योंकि देखिए मैंने एक चीज बताया है कि ये जो तीन शक्तियां थी दक्षिण भारत में वो आपस में लड़ती थी। हाँ, क्यों? क्योंकि ये जो क्षेत्र है विंध्य का, इसके पार जाना इनके लिए संभव नहीं था नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि ये बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है, घने जंगल, पहाड़, नदियां। हाँ, इसको पार करना, उस समय ट्रांसपोर्टेशन की ऐसी सुविधा नहीं थी कि इसको पार करके ये नॉर्थ इंडिया में आते, और नॉर्थ इंडिया में पहुंचते भी है तो इधर के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिसोर्सेज कहां से ला पाते। तो इस वजह से ये दक्षिण भारत तक ही सीमित थे और इसी में एक्सपेंशन की कोशिश करते रहते थे आपस में लड़के। ये इनमें था कि आपस में लड़ते रहते थे। लेकिन एक बात और थी कि जब पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उस समय अंग्रेजों की हालत खराब कर दी थी हैदर अली ने। इस युद्ध में उनको अनुभव हो गया था कि मैसूर जो है वो मैसूर को आसानी से नहीं हराया जा सकता। दूसरे युद्ध में भी अगर आप देखेंगे, दो युद्ध जब खत्म हुए, प्रथम एंग्लो मैसूर और सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, इन दोनों युद्धों में स्थिति ड्रॉ के बराबर थी। ठीक है ना, ड्रॉ के बराबर थी, अनिर्णित रहा था जो दोनों युद्ध है। इस अभी तक इसमें कोई डिसीजन नहीं हुआ था। ठीक है, और इसमें अंग्रेजों ने यह अनुभव कर लिया था कि मैसूर के साथ जब ये लड़ाई करने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं से मराठे जो क्या करते हैं, इनका समर्थन कर देते हैं। और मराठे जब इनका समर्थन कर देते हैं तो निजाम भी इनके समर्थन में आ जाता है। होता क्या था कि मराठा जिसके साथ जाते थे निजाम उसी के साथ चला जाता था। ठीक है ना, प्रथम युद्ध में भी, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में भी वही हुआ था कि अंग्रेजों ने एक तिकड़ी बनाई, मराठा निजाम और अंग्रेजों की। अंग्रेजों ने तिकड़ी बनाई कैसे? अंग्रेज क्या किए कि अंग्रेजों ने अपने साथ मिलाया मराठा को और निजाम को। ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में। ठीक है, वहां पे क्या किया था हैदर अली ने कि जब भी ये तिकड़ी बनाते थे अंग्रेज अपने साथ मराठा और निजाम को मिला के, मैसूर में जो हैदर अली बैठा हुआ था वो इस तिकड़ी को अलग कर देता था अंग्रेजों से। मराठा को और निजाम को अपने खेमे में कर लेता था कुछ लालच देके, और अंग्रेजों को अलग कर देता था। और यही पहले युद्ध में भी हुआ था, पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में। और फिर परेशानी खड़ी करता था अंग्रेजों के लिए, हालत खराब कर देता था। इसलिए अंग्रेजों को यह अनुभव हो गया था कि मैसूर से निपटे बगैर अगर हम सबसे पहले मैसूर से निपट लिया जाए, और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में भी इनको इतना तो पता चल गया था कि मराठे भी बहुत स्ट्रांग हैं, और उस समय देखें तो कहा जाता था कि ये इतने स्ट्रांग थे, इतने मजबूत थे कि अगर इनमें आपसी भेदभाव, आपसी मनमुटाव नहीं होता, आपसी संघर्ष नहीं होता, तो मराठे जो हैं इनकी पूरी संभावना थी कि ये मुगल साम्राज्य को रिप्लेस कर देते। और आज बाद में हो सकता था कि अंग्रेज भारत में राज नहीं करते, मराठे करते। ठीक है ना, ये समझ गए थे कौन? अंग्रेज। अब यहां पर देखिए, जब आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ पहला और दूसरा, तो इनको यह अनुभव हो गया था कि मैसूर से जीतना आसान नहीं है, और तब तक जीतना आसान नहीं है जब तक मैसूर को मराठों का सहयोग मिल रहा है। ठीक है ना, जब तक मैसूर को मराठों का सहयोग मिल रहा है। ये समझ गए थे कौन? अंग्रेज। तो अब देखिए, जैसे ही अंग्रेज प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध लड़ रहे हैं और 1782 में ये इस युद्ध का अंत होता है, तो यहीं पे अंग्रेजों ने एक रणनीति बनाई थी। देखिए, उस समय साथ साथ आंग्ल मैसूर युद्ध भी चल रहा है, हाँ, अलग अलग फेजेज में।
और पहले 2 युद्ध भी हो चुके हैं। ये प्रथम युद्ध के दौरान ही, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान ही आप देखेंगे कि ये युद्ध भी पैरेलल चल रहा है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध तो खत्म ही हो चुका है। तो जब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हो रहा है उस समय अंग्रेज ये अनुभव करते हैं कि अगर ये मराठों के साथ युद्ध जारी रखते हैं, अगर ये मराठों के साथ युद्ध जारी रखते हैं, हाँ, तो इससे उनका जो मैसूर का अभियान है, हाँ, कमजोर पड़ जाएगा। अगर ये आंग्ल मराठा युद्ध जो है, जो इन्होंने 1775 से 82 तक लड़ी थी, इसमें इनको अनुभव हो गया था कि अगर फिलहाल ये जारी रखते हैं मराठों के साथ युद्ध तो इनका मैसूर का अभियान कमजोर पड़ सकता है। ठीक है ना। और कैसे कमजोर पड़ सकता है? क्योंकि अगर ये मराठों से भी लड़ेंगे और मैसूर से भी लड़ेंगे, हाँ, तो क्या होगा, मजबूरी में भले ये इस क्षेत्र में अपने एक्सपेंशन के लिए ये शक्तियां आपस में लड़ती हैं, लेकिन जब अंग्रेज अटैक करेंगे यहां पर किसी भी शक्ति पर, तो क्या होगा कि तीनों शक्तियां आपस में मिल जाएंगी, मराठा, निजाम और मैसूर, और इस स्थिति में अंग्रेजों को परेशानी उठानी पड़ेगी। पहले भी प्रथम युद्ध में भी यही हुआ था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में, कि मराठों ने और निजाम ने मैसूर का साथ दे दिया था, अंग्रेजों को इन्होंने छोड़ दिया था। ठीक है। तो यहां पर प्रथम युद्ध में ही अंग्रेजों ने यह तय कर लिया था कि पहले हम क्या करते हैं कि मराठों के साथ हम एक ट्रीटी कर लेते हैं। जब हम ट्रीटी कर लेंगे, युद्ध विराम कर लेंगे, तो मराठे उनके खेमे में चले आएंगे। अगर इस युद्ध के बाद क्या हुआ, देखिए, जो प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध होता है, ये फर्स्ट एंग्लो मराठा युद्ध, ये एंड कैसे होता है? एंड होता है 1782 में। देखिए कैसे, ट्रीटी ऑफ सलवाई के साथ, सलवाई के साथ। और इसमें क्या तय होता है कि दोनों की तरफ से, दोनों एक दूसरे से के जीते हुए क्षेत्र लौटा देंगे और आपस में ये युद्ध नहीं करेंगे। कोई तीसरी शक्ति इन पे अटैक करती है तो उसमें ये एक दूसरे की मदद करेंगे। हाँ, सलवाई की संधि किसके किसके बीच में हुई थी? हाँ, सलवाई की संधि, ट्रीटी ऑफ सलवाई, ये हुई थी इंग्लिश यानी अंग्रेज प्लस मराठा। प्रथम फर्स्ट एंग्लो मराठा वार जो है वो ऐसे ही खत्म हुआ था। तो इस युद्ध में इन्होंने ट्रीटी कर ली, इस नीति के तहत ट्रीटी कर ली कि पहले ये मैसूर से निपट लेते हैं। कौन? अंग्रेज। एक तरफ तो इनको मैसूर से युद्ध करना है, लेकिन अगर ये मराठों से भी युद्ध जारी रखते हैं साथ साथ, तो इस स्थिति में ये मैसूर और मराठे और फिर निजाम भी ये एक साथ रहेंगे यूनिटी बनाकर, तो इनको हराना अंग्रेजों के लिए मुश्किल हो जाएगा, किसी को भी हराना। ठीक है, चाहे मराठों को हराना चाहे मैसूर को हराना। तो इसलिए इन्होंने सलवाई की ट्रीटी की और एक स्ट्रेटेजी के तहत ये ट्रीटी की कि भाई फिलहाल हम क्या करते हैं कि मैसूर का निपटारा कर देते हैं, मैसूर का निपटारा कर देते हैं। हाँ, जब हम ट्रीटी कर लेते हैं पहले युद्ध के बाद, हाँ, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में 1782 में ट्रीटी ऑफ सलवाई हो जाती है, और इस ट्रीटी के बाद हाँ क्या होगा, 20 वर्षों का युद्ध विराम लग जाता है। जब युद्ध विराम लग जाएगा तो मराठे तो फिर मैसूर का सहयोग करेंगे नहीं, क्योंकि अब ये मित्र हो गए हैं किसके? अंग्रेजों के। सलवाई की ट्रीटी के तहत अंग्रेजों के मित्र हैं कौन? मराठे। ठीक है ना। सलवाई की ट्रीटी के तहत, सलवाई की संधि के तहत अंग्रेज प्लस मराठा ये क्या हो गए? ये मित्र हो गए, फ्रेंड हो गए। तो अब इस स्थिति में क्या होगा? जब भी मैसूर के साथ लड़ाई होगी तो मराठे किसका साथ देंगे? मराठे अंग्रेजों का साथ देंगे। ठीक है। तो इसी नीति के तहत अंग्रेजों ने क्या किया? सलवाई की संधि कर ली प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद। इसी ट्रीटी के साथ इन्होंने खत्म कर लिया। हाँ,
प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को, और इस बीच इन्होंने 1799 तक मैसूर को अपने नियंत्रण में लिया। ठीक है, चौथा युद्ध में आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ, और इसमें टीपू सुल्तान जो है ये इसकी डेथ हो जाती है, और पूरे मैसूर राज्य को सहायक संधि के द्वारा अंग्रेज हड़प लेते हैं। देखिए, द्वितीय युद्ध तक तो क्या हुआ था, पहला मद्रास की संधि के साथ खत्म हुआ, और द्वितीय युद्ध जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ वो 1780 से 84 तक हुआ। ठीक है, 80 से 82 तक हैदर अली लड़ा, और फिर 82 में हैदर अली की डेथ हो जाएगी, तो 82 से 84 तक टीपू सुल्तान लड़ता है, और ये मैंगलोर की संधि के साथ ये युद्ध खत्म हो जाएगा। ये युद्ध खत्म हो जाएगा मैंगलोर की संधि के साथ। देखिए, संधि है मद्रास की संधि, मैंगलोर की संधि के साथ ये युद्ध खत्म हो जाएगा। फिर तीसरा जो युद्ध होता है, इसमें मैसूर को यानी टीपू सुल्तान इस समय है आधा राज्य अपना गंवाना पड़ता है, और अंग्रेजों को युद्ध का हर्जाना भी देना पड़ता है। ये एक तरह से मैसूर के लिए या कहें टीपू सुल्तान के लिए अपमानजनक संधि थी, और यह संधि थी श्रीरंगपट्टम की संधि थी। ध्यान रखिएगा, मद्रास की संधि के साथ प्रथम युद्ध खत्म हुआ, मैंगलोर की संधि के साथ द्वितीय, और श्रीरंगपट्टम की जब संधि होती है, इसमें टीपू को अपना आधा राज्य गंवाना पड़ता है, करीब 3 करोड़ रुपए। श्रीरंगपट्टम की संधि के अनुसार 3 करोड़ रुपए युद्ध हर्जाना के रूप में टीपू अंग्रेजों को देता है। ठीक है, और इसके पास बहुत कम क्षेत्र बच जाता है, और 1799 में तो ये यहाँ टीपू सुल्तान लड़ते लड़ते मारा जाता है, और फिर सहायक संधि के द्वारा पूरे मैसूर राज्य को अंग्रेज हड़प लेते हैं। जब 1799 में पूरे मैसूर राज्य का खात्मा हो जाएगा, पूरे मैसूर राज्य को ये हड़प लेंगे अंग्रेज, मैसूर को ये अंग्रेजों के कब्जे में चला जाता है, तब इनके पास अब मैसूर इनके कब्जे में आ गया, मैसूर को हड़प लिया, टीपू सुल्तान मारा जाता है। अब जो है मराठे जो हैं अकेले पड़ गए हैं। क्यों? क्योंकि मैसूर 1799 के जस्ट पहले इन्होंने निजाम को भी 1798 में सहायक संधि करके 1798 में सहायक संधि के द्वारा निजाम को भी अपने पाले में कर लिया है। तो यहां पे बंगाल तो इनका हो ही गया है। देखिए, सॉरी, ये बंगाल तो इनका हो ही गया है। उसके बाद मैसूर हो गया है 1799 में। उसके पहले 1798 में इन्होंने निजाम को भी अपने पास कर लिया है, अपने खेमे में कर लिया है। अब अकेले बच जाते हैं मराठे, इन्हीं को जीतना बाकी रह गया है। तो अंग्रेज क्या करेंगे? 1799 के बाद फिर अपना मराठों के खिलाफ दूसरा अभियान शुरू करेंगे 1803 तक, 1803 से, और ये दूसरा युद्ध 1805 तक चलेगा, और फिर 1817 से 1818 तक तीसरा युद्ध चलेगा। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि मराठे भी सहायक संधि के द्वारा मराठों का भी लगभग पूरा क्षेत्र अंग्रेजों द्वारा हड़प लिया जाता है, और इस तरह से ये मराठों का भी जो क्षेत्र है, ये मराठे भी का क्षेत्र भी अंग्रेजों के खेमे में चला जाता है। तो इस तरह से रणनीति क्या थी? रणनीति ये थी कि पहले मराठों को अकेला किया जाए, मराठों को अकेला किया जाए। इनका क्या था? जो क्षेत्र इनको जीतना है, मैसूर को जीतना है तो मैसूर को अकेला किया जाए, मराठों को जीतना है तो मराठों को अकेला किया जाए। तो पहले इन्होंने मैसूर को अकेला किया। इन्होंने मराठों के साथ 1782 में सलबाई की संधि कर ली, 1782 में, और सलबाई के संधि के साथ क्या हुआ? युद्ध विराम हो गया। जब युद्ध विराम हो गया, अब सलबाई की संधि में अंग्रेज मराठा मित्र हो गए। अब मित्र हो गए तो मराठों के साथ चला गया, मराठे किसके साथ चले गए? अंग्रेजों के खेमे में चले गए। अब अंग्रेजों के साथ मराठे हैं तो निजाम भी अंग्रेजों के साथ जाएगा। कौन अकेला पड़ गया? मैसूर को इन्होंने पहले मैसूर का निपटारा किया। मैसूर के निपटारा के जस्ट पहले 1799 में मैसूर को सहायक संधि के द्वारा हड़प लेते हैं, और फिर उसके बाद निजाम को उसके पहले ही 1798 में सहायक संधि निजाम के साथ भी हो गया था। तो देखिए, निजाम भी आ गया इनके खेमे में, मैसूर को भी इन्होंने हड़प लिया। अकेला कौन फिर बच गया? इधर मराठे बच गए। तो कभी इन्होंने मैसूर को अकेला किया
और फिर उन्होंने मराठों को अकेला किया, और ऐसे मतलब कभी मैसूर को अकेला करके उसको कमजोर कर दिया, फिर मराठों को अकेले करके उसको कमजोर कर दिया, और इस तरह से जो भी कमजोर होता गया अंग्रेज जो हैं उस क्षेत्र को ब्रिटिश भारत का हिस्सा बनाते चले गए। तो देखिए विशेष रणनीति यही थी कि जिसके साथ भी उनको लड़ाई करनी है, पहले जो उसके मित्र हैं, हाँ, या जो उनका सहयोग कर रहे हैं, उन राज्यों को उनसे अलग कर दो। हाँ, उस राज्य से अलग कर दो जिससे अंग्रेजों को निपटना है। तो मैसूर से निपटना था तो मराठों को, निजाम को अलग कर दिया। फिर जब मैसूर को और निजाम को अपने खेमे में ले लिया तो फिर मराठे अकेले पड़ गए। तो इस स्ट्रेटेजी के तहत ही इन्होंने 20 वर्षों तक मराठों के साथ युद्ध नहीं किया, और इसके पीछे का रीजन यही था कि पहले इन्होंने सोचा कि हम मैसूर को निपटा देते हैं, इस मैसूर को निपटा देते हैं, और मैसूर को इन्होंने निपटा दिया। और मैसूर के बारे में आप जानते हैं कि मैसूर को ये जीतना क्यों चाहते थे, क्योंकि बंगाल पे आने के बाद इधर जो मालाबार क्षेत्र है, इधर मालाबार क्षेत्र है, हाँ, जब इनको बंगाल की दीवारी मिल जाती है तो ये मालाबार क्षेत्र पे कब्जा करना चाहते हैं। मालाबार क्षेत्र बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र है, हाँ, आज भी है, उस समय भी था, और मसालों के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, यही इसी मालाबार तट पे आया था कौन, 1498 में पहला यूरोपीय, पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा यहाँ पर आया था, और यहाँ से मसाले, हर्ब्स यानी जड़ी बूटियां, ये सब लेके जब ये वापस यूरोप जाता है तो 60 गुना मुनाफा होता है, और पूरे यूरोप में हलचल मच जाती है, और फिर कई अभियान समुद्री रास्तों से भारत पहुंचने के शुरू होते हैं। उसके बाद पुर्तगाल के बाद फिर डच आते हैं, फिर अंग्रेज आते हैं, और फिर फ्रांसीसी आते हैं। इसके अलावा भी एक दो देश जैसे नीदरलैंड भी आया था, स्वीडन भी आया था। ठीक है, तो ये सब कहानी थी। तो यहां तक आप समझ गए होंगे कि आखिर अंग्रेजों की क्या रणनीति थी। तो सीधे सीधे आपको यह पता चल रहा है कि इनको मैसूर को मराठों से अलग करना था। पहले मैसूर को मराठों से अलग करना था, क्योंकि पहले इनकी नजर मैसूर पे थी, तो इन्होंने मैसूर को अपने जब इनको जीतना तो मराठों को भी था, तो ये समझ रहे थे कि जब मैसूर हमारे नियंत्रण में आ जाएगा तो फिर मराठों को सहयोग देने वाला कोई नहीं रहेगा, तो बाद में मैसूर के बाद हम मराठों से निपट लेंगे। यही हुआ, जब 1799 में इन्होंने मैसूर का निपटारा कर दिया तो फिर ये 1803 में दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध शुरू करेंगे, और फिर उसके बाद मराठों का क्षेत्र भी इनके पास आ जाएगा। तो इसी स्ट्रेटेजी के तहत अगर आप लिखना चाहेंगे तो इससे आप 200-250 वर्ड बड़ी आराम से लिख सकते हैं। अगर लिखने के लिए प्रैक्टिस करते रहिए अलग अलग एंगल पे, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। आप लीजिए स्क्रीनशॉट। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।